तो गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BPCG 172 युवा जेंडर एवं पहचान, इसके आज मैं गैस पेपर जो है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी बुक इसमें मैं कवर करने जा रहा हूँ और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं उन्हीं को आपको बताऊंगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा क्योंकि आप सभी के एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले चैनल पर एक वीडियो और हमारे पड़ी हुई है, ये वीडियो इसमें क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी रहेगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, इतना कम समय में फिर भी मैं आप सबके लिए इतनी वीडियो ला रहा हूं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप सभी के लिए मैं हमेशा ही काम करता रहता हूं। अभी मैं सो कर के उठा हूं और तुरंत ही आपके लिए वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और काफ़ी देर रात तक मैंने काम किया था। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ तो आप सभी लोग भी जम कर के पढ़ाई कीजिए ताकि आप सभी लोगों के खूब नंबर आए, खूब मार्क्स आएँ। तो चलिए अब ज़्यादा ना समय गंवाते हुए हम क्लास पर चलते हैं क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और हमें एग्ज़ाम भी देना है। तो चलिए आप सभी के लिए देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देना, क्वेश्चन बोलूँगा और फिर उसके आंसर देखेंगे। देखो क्वेश्चन कोई भी आएगा, आंसर इसी टाइप का लगभग रहेगा। क्वेश्चन क्या है, देखो, कानूनी, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के संदर्भ में युवाओं का वर्णन करें। यानी जो आज कानूनी पहलुओं में, आर्थिक पहलुओं में और सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं में युवा क्या हैं। भाई कानूनी रूप से युवा क्या कर रहे हैं, युवाओं के अधिकार क्या हैं या युवा किस प्रकार से है। आर्थिक रूप से क्या युवा नौकरी पा गया है, युवा भी बेरोजगार घूम रहा है, या सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं से देखेंगे। तो इन तीनों पहलुओं में हम क्या करेंगे, युवाओं का वर्णन किया जाएगा। क्या युवाओं को कितनी आज़ादी है, कितनी स्वतंत्रता है, उसको देखेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं, उत्तर यहाँ से लिखा हुआ देखो, किशोरा स्वायत्ता पर सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य स्वायत्ता प्राप्त करने का एक सार्वभौमिक है। कह रहे हैं कि जो किशोर हैं उन पर स्वायत्ता का मतलब होता है भैया स्वतंत्रता, आज़ादी। यानी किशोरों पर स्वतंत्रता पर सामाजिक सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है उसको प्राप्त करना एक सार्वभौमिक लक्ष्य है। यानी जो किशोर हैं उनको सामाजिक सांस्कृतिक आज़ादी मिले, स्वायत्ता मिले, स्वतंत्र हों, आज़ादी हों, ये क्या है, एक सार्वभौमिक लक्ष्य है। ये सबका समान लक्ष्य बना हुआ। आज जो युवा हैं वह सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से ज़्यादा से ज़्यादा क्या हों, स्वतंत्र हों, आज़ाद हों, इंडिपेंडेंट हों। क्या क्या है, यह सार्वभौमिक है। इसका अर्थ है कि सभी बच्चे अपनी माता पिता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से अपने देखभाल करने वालों पर निर्भर जीवन शुरू करते हैं। यानी अगर देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में अगर देखें, जो बच्चे होते हैं वो अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए क्या रहते हैं भैया, माता पिता पर निर्भर रहते हैं। कहा जा रहा है कि जो किशोर हैं, जो युवा हैं, अब क्या बने, स्वायत्ता, किसी पर डिपेंड ना रहें बल्कि क्या रहें, खुद ही स्वतंत्र बने, आत्मनिर्भर बने। क्योंकि बताया जाए ज़्यादा सभी बच्चे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या होता है, देखभाल के लिए जो सभी बच्चे हैं अपनी ज़रूरतें, उनको भी कुछ काम चाहिए, कुछ खाना है, पीना, कुछ लाना है, तो क्या रहता है, ज़्यादातर वह क्या होते हैं, अपने माता पिता पर निर्भर हैं, वालों पर निर्भर जीवन शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादातर जो युवा हैं क्या होता है भैया, अपने माता पिता पर, घर वालों पर ही निर्भर है। उनको 2 रुपया चाहिए तो घर वालों से ही मांगना पड़ेगा। इस प्रकार वयस्कों के रूप में काम करने के लिए सापेक्ष निर्भरता से सापेक्ष स्वतंत्रता का संक्रमण करना चाहिए। यानी कह रहे हैं जो युवा हैं उनको खुद ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो युवा हैं, जिस प्रकार युवा माता पिता पर निर्भर रहता है, उनको आगे चलकर वयस्क जब बड़े हों तो उनको खुद ही स्वतंत्रता का संक्रमण होता है। देखो भैया, जो शुरू में युवा होता है ना, ज़्यादातर माता पिता पर डिपेंडेंट रहता है, नौकरी चाकरी करता नहीं, कुछ भी काम होता तो अपनी मम्मी पापा से जो चीज़ें होता वो मांगता है। ये बात हो रही है कि जो युवा होता है वह क्या करता है कि अपने माता पिता पर बहुत ज़्यादा निर्भर है किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे युवा बढ़ता, वयस्क बनता है या बड़ा होता है कह सकते हो, उसमें एक संक्रमण की अवधि चलती, धीरे धीरे वह स्वतंत्र होता चला जाता है। यानी वो अपने सारे डिसीजन स्वयं ले सकता है या अपनी सारी जो उनकी गतिविधियाँ हैं वो स्वयं करने लग जाता है। जबकि पूरे जीवन काल में स्वायत्ता और निर्भरता का संतुलन प्रत्येक जीवन स्तर पर विकासात्मक कार्यों को निर्धारित। देखो पूरे जीवन में जो स्वायत्ता होती है, जो निर्भरता, यानी स्वतंत्र हो जाना और खुद ही आत्मनिर्भर हो जाना क्या होता है, यह
काम जो रहता है पूरे जीवन स्तर पर चलता है, इसी को हम विकास के जरिए निर्धारित कर सकते हैं। यानी आज जो युवा है ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में कह रहे हैं भैया कि जो युवा हैं शुरू में जो बच्चा होता है, जो युवा होता है वह माता पिता पर निर्भर है, ज़्यादातर माता पिता पर निर्भर है कोई भी काम करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे जब वह बड़ा होता चला जाता है तो खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाएगा और अपने लिए जो सारे फैसले होंगे वह स्वयं लेने लग जाता है। इसी तरह जो युवाओं का होता है विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। यानी युवा पहले तो भैया माता पिता पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, फिर उसके बाद क्या होते हैं अपने कामों को करने, बदले में जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक से प्रभावित होते हैं। यानी जो युवा होते हैं वो उनमें जैविक कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक है और सामाजिक जो कारक होते हैं उससे प्रभावित होते हैं, जो विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अलग अलग भार उठा सकते हैं। यानी जो युवा हैं वह जैविक रूप से, सामाजिक रूप से क्या करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया गया। इसके अलावा माता पिता का मुख्य लक्ष्य बाहरी पर्यावरणीय आवश्यकताओं के विरुद्ध, यानी माता पिता जो थे बाहरी जो पर्यावरणीय आवश्यकता के विरुद्ध बच्चों को आंतरिक आवश्यकता और क्षमता को संतुलित करना है। यानी माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को बाहरी जो आवश्यकता है उसके विरुद्ध उसको संतुलित करते हैं। उसकी जो आवश्यकता, माता पिता ये करते हैं कि जो बच्चा है उसको बाहरी चीज़ों से बचाएंगे या बाहरी लोगों से बचाने का काम करते हैं, तथा उसमें क्या होता है कि आंतरिक आवश्यकताओं और क्षमताओं को संतुलित करेंगे। माता पिता बच्चे को क्या करते हैं, आंतरिक जो ज़रूरतें हैं उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। यानी जो माता पिता होते हैं वह बाहरी चीज़ों से उसको बचाते, भैया कि बाहर निकलेगा कुछ गलत कार्य करेगा, कुछ गलत काम सीखेगा। जब युवा बाहर निकलता है तो कई बार क्या होता है, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं भैया गलत चीज़ें बता देगा, किसी को गलत काम में लगा देगा। तो माता पिता जो होते हैं युवाओं के जीवन को संतुलित करने में क्या है और तथा उसमें क्षमता निर्माण करने में माता पिता की बहुत भूमिका है। जब यहाँ पर हम सामाजिक, सुनो मेरी ध्यान से सुनिए, बात सुनिए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में माता पिता की भूमिका बहुत ज़्यादा बड़ी है। यानी युवा जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से समाज से कैसे जुड़ेगा, समाज से अपने कैसे संबंध स्थापित करेगा, खुद आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, अपने फैसले कैसे लेता, तो उसमें माता पिता की जो भूमिका है वह बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण हो जाती है। देखो, जबकि पालन पोषण में अधिकांश लक्ष्यों को सार्वभौमिक रूप से देखा जा सकता है। यानी जो माता पिता होते हैं वह ज़्यादातर जो युवा के लक्ष्य हैं वह भाई पालन पोषण में पूरे हो जाते हैं, या उनका जैसे जो माता पिता होते हैं जैसे उसका पालन पोषण करते हैं, ठीक है, जैसे वो पालन पोषण होगा। ठीक है, इन लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जाए, यह सामाजिक संदर्भ और पर्यावरणीय जोखिम दोनों के भिन्न होते हैं। अगर जो युवाओं के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को, सामाजिक लक्ष्यों को और पर्यावरणीय जोखिम को, यानी युवाओं को या कि उनका सामाजिक स्थिति भी बेहतर हो जाए, या कह सकते हैं कि युवा है खुद ही आत्मनिर्भर हो जाए, अपने फैसले स्वयं लेने लग जाए, और पर्यावरणीय जो उसके लक्ष्य हैं इन दोनों को दोनों आधारों पर भिन्न हो सकता है। किशोरावस्था के दौरान पारिवारिक संबंधों पर पारंपरिक शोध, यानी जो किशोरावस्था, यानी जब जैसे बच्चा जो होता है वह जैसे धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, जैसे युवा बनता है किशोरावस्था से पारिवारिक संबंधों पर पारंपरिक जो शोध हुए, माता पिता किशोर संबंधी की तुलना में स्वायत्तता की उपलब्धि को किशोरावस्था के प्रमुख विकासात्मक रूप में प्रस्तावित किया है। यानी जो किशोर होते हैं, जैसे जैसे अगर आप उसमें देखोगे, जैसे उसमें माता पिता के जो संबंध है, माता पिता से जो किशोर के संबंध है उसमें धीरे धीरे स्वतंत्रता आने लग जाती है। यानी अब जो किशोर बच्चा होता है वह भी जैसे धीरे धीरे भाई मेरे बड़ा होता है वैसे वैसे इंडिपेंडेंट होता चला जाएगा, अपने फैसले स्वयं लेने लग जाए। यानी जो किशोर होते हैं वह क्या होता है, अपने फैसले स्वयं लेने लग जाते हैं, धीरे धीरे उनमें आत्मनिर्भर, मतलब नौकरी करने लग गए। देखो, छोटा बच्चा होता तो अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, किशोर है उसमें कम बुद्धि है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा बनेगा उसका क्या मानसिक विकास होगा, उसका शारीरिक विकास होगा, यानी वह समाज से स्वयं जुड़ने लग जाता है। क्या कह रहे हैं कि वह समाज से स्वयं जुड़ने लग जाएगा, यानी अब उसमें स्वायत्तता, वह स्वतंत्र हो जाएगा, वह इंडिपेंडेंट हो जाता है। यानी जो हमारा युवा है वह धीरे धीरे अब माता जो पहले जो किशोर छोटा रहता है किशोर अवस्था में, जब वह युवा बनेगा, किशोर अवस्था में सभी फैसले माता पिता लेते हैं, उसका भाई पढ़ाई है, लिखाई है, खर्च है, दवाई है, सारे। लेकिन धीरे धीरे जैसे वह युवा बढ़ता है धीरे धीरे अपने बहुत सारे फैसले वो स्वयं लेने लग जाता है। यानी समाज से कैसे शुरू में जो
माता पिता से उसका बहुत लगाव होता है, लेकिन जब वह बड़ा होगा तो समाज में दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, यार नात रिश्तेदार हैं, उनसे भी क्या उसके जो संबंध बनेंगे वो स्वतंत्रता के आधार पर माता पिता के थ्रू तो बने हैं, लेकिन वह अपने भी नए नए संबंध समाज में बनाएगा। यानी शुरू में जो हमारा बच्चा होता है, जो किशोर होता है, जैसे जैसे वह युवा अवस्था में जाता है तो पहले एक प्रकार से माता पिता के संरक्षण में रहता है, बच्चा माता पिता के संरक्षण में है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होगा क्या होता है, युवा बनता है तो उसमें स्वायत्ता है, स्वतंत्रता है, उसको अधिकार है, राइट है। धीरे धीरे वह क्या करता है, अपनी संबंध जो है वह समाज से और हमारी संस्कृति कल्चर से खुद को जोड़ने का प्रयास करता है, यानी खुद ही इंडिपेंडेंट होता चला जाता है। यानी भैया जैसे किशोर है तो सभी डिसीजन मम्मी पापा लेते हैं। 17-18 साल का लड़का है तो उसके जीवन में कुछ भी काम है, पढ़ाई है, दवाई है, शिक्षा है, एजुकेशन है, पारिवारिक संबंध है, तो माता पिता का उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन जैसे जैसे वह किशोर बड़ा होगा तो क्या होगा, माता पिता की भूमिका घटती चली जाती है और किशोर अपने स्तर पर, यानी जो बच्चा है जैसे वह युवा बनेगा अपने स्तर पर क्या होता है, सभी फैसले वह लेने लग जाएगा। वही बात की जा रही है किशोरावस्था में प्रमुख विकासात्मक, यही से बोलेंगे किशोर का विकास हो रहा है, इसी क्या बोलेंगे किशोर का सामाजिक, किशोर का क्या सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है। यानी धीरे धीरे वह सभी डिसीजन स्वयं लेने लग जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, पहचान के विकास और माता पिता की स्वायत्ता प्राप्त करने के मुद्दे को किशोरावस्था पर प्रारंभ सैद्धांतिक कार्य बहुमत के आधार पर होते हैं। यानी किशोर में अगर बात करेंगे जो उनमें स्वायत्ता मिलती है, जो किशोरावस्था होते हैं उसमें सैद्धांतिक जो कार्य होंगे बहुमत के आधार पर, यानी किशोर जो ज़्यादातर डिसीजन लेते हैं वह ये देखते हैं कि कितने लोग उसको सही मान रहे हैं, कितने गलत मान। यानी किशोर जो होते हैं वह जो डिसीजन लेते हैं, जो फैसले लेते हैं, इस आधार पर लेता है। युवा जो होता है वो किस आधार पर फैसले लेगा कि कितने लोग उसको सही बताते हैं, कितने लोग गलत बताते हैं। सामाजिक रूप से अगर कोई फैसला किशोर लेता है तो भैया कितने लोगों से उसने बात की है, कितने लोगों ने भैया चलो भाई ठीक है काम सही है तो काम को कर देगा। यानी किशोरावस्था जो यही कह सकते हैं जो युवा होता है वह जो भी फैसले लेगा वह बहुमत के आधार पे, बहुमत के आधार मुख्य आधार होगा। उदाहरण के लिए जैसे यह ध्यान माता पिता किशोर संबंधी की प्रकृति की जांच करने के लिए अनुभवजन साहित्य के बड़े निकाय परिलक्षित होते हैं। यानी यहाँ पर जो माता पिता हैं उनकी जो भूमिका है वह अनुभवजन होंगे, यानी माता पिता क्या होंगे, उसको सलाह दे सकते हैं। युवा होने पर जो बच्चा होता है किशोरावस्था पर माता पिता दे जैसे, लेकिन जब बच्चा वह किशोर हो जाएगा, युवा बन जाएगा, युवा अवस्था में आएगा तो माता पिता क्या उसके एक कह सकते हो कि उसको दिशा निर्देश दे सकते हैं, एक अनुभवजन हो से उसको समझा बुझा सकते हैं क्या करना क्या नहीं करना। इस पर इस संबंधों के पहलुओं में किशोरों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम कैसे जुड़ता है। शरीर में काम करने के भीतर किशोरावस्था लगातार गर्म माता पिता सहायक संबंधों पर महत्व जोर होता है। यानी किशोरावस्था जो होती है वह उसमें लगातार क्या होता है, किशोरों में जोश बहुत ज़्यादा, जज्बा बहुत ज़्यादा भैया होता है, किसी भी किसी बात में लगातार गर्म हो जाना। माता पिता एक सहायक होते हैं किशोरों के लिए, क्या होता है माता पिता किशोर संबंधी महत्व पर, यानी माता पिता हर डिसीजन में क्या होता है, या युवा कोई फैसले लेता है या स्वायत्ता होती है तो उसमें माता पिता क्या होते हैं, एक सहायक की भूमिका जो होती है उनके रूप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। देखो इस दृष्टिकोण में स्वायत्ता प्रक्रिया के संदर्भ में माता पिता में परिणाम में माता पिता बच्चों के संबंधों में शारीरिक संरचना का क्रमिक, देखो यहाँ पर क्या जा रहा है, अतः किशोरों में स्वतंत्र कामकाज की ओर जाते हैं। यानी धीरे धीरे जो होती है जो देखो धीरे धीरे जो माता पिता होते हैं वह बच्चों को शक्ति संरचना, अब धीरे धीरे जो किशोर होता है वह स्वयं ही अपने कामकाज की ओर चले जाते हैं। यानी किशोर धीरे धीरे सभी फैसले स्वयं लेने लग जाता है। जैसे जैसे उसका विकास होता है, जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, माता पिता उसको धीरे धीरे आज़ादी देते चले जाते हैं। अब वह किशोरों की ओर स्वतंत्र कामकाज की ओर चले, यानी अब किशोर अपने काम स्वयं कर लेता, सभी फैसले स्वयं, यानी किशोर धीरे धीरे अपनी खुद ही स्वतंत्र होने रहा, सभी फैसले स्वयं लेते हैं। अमेरिकी नमूने के भीतर जिस तरह से माता पिता स्वायत्ता के लिए किशोरों को प्रायः संभालते हैं, उन्हें लगातार किशोरों को संयोजन से कई जुड़े हुए, उदाहरण के लिए पारिवारिक चर्चाएं जो अपने किशोरों में अपने दृष्टिकोण को खुले तौर पर व्यक्त करने की अनुमति देते हैं, उन्हें सामाजिक और पारस्परिक क्षमता में आत्मसम्मान, यानी जैसे यहाँ पर दिया
किशोरों में जैसे भाई परिवार में उनमें क्षमता विकास होती है, सामाजिक सांस्कृतिक कैसे उच्च होगा, या आत्मसम्मान अहंकार जैसे इन सारी चीज़ों को जोड़ा जाता है। यानी किशोर जो होता है वह सामाजिक सांस्कृतिक रूप से धीरे धीरे आज़ाद होता चला जाता है और सभी फैसले धीरे धीरे वह स्वयं लेते चला जाता है, इंडिपेंडेंसी उनमें ज़्यादा बढ़ जाती है वही उसमें। इसके विरुद्ध माता पिता की अवहेलना और किशोरा स्वायत्ता के प्रतिबंध पर नकारात्मक परिणाम भी, यानी किशोरों में भी क्या होता है भैया, नकारात्मक परिणाम भी बहुत होता है। अगर माता पिता की अवहेलना करेगा, अगर किशोर स्वतंत्र है तो उस पर प्रतिबंध भी माता पिता पर की जो देखो किशोर को जो इतनी आज़ादी मिलती है कई बार उसका नकारात्मक परिणाम भी निकलता है। नकारात्मक परिणाम भी हो सकता है, क्या बोल रहे हैं, नकारात्मक परिणाम हो सकता है, किशोर अवसाद में जा सकता है, खराब सहकर्मी संबंध हो सकता है, अपनी साथियों को विचलित हो सकता है, बाहरी व्यवहार में उच्चतर हो सकता है। यानी किशोर को जो इतनी आज़ादी मिलती है कई बार उसका नकारात्मक भी प्रभाव होता है ना, क्या बोल रहे हैं, नकारात्मक भी प्रभाव पड़ सकता है। किशोर जो है भैया वो डिप्रेशन में जा सकता है, खराब अपने लोगों के साथ खराब व्यवहार भी कर सकता है, विचलित साथियों के साथ जुड़िएगा। कहने का मतलब है वह उसमें नेगेटिव, यानी जैसे धूम्रपान करना, शराब नशा करना, इस ओर भी जब किशोर आज़ाद होगा, स्वतंत्र होगा तो इन चीज़ों में भी वह शामिल हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों से उसको क्या है, बचाना रहता है, बल्कि उसको समझाना रहेगा। आप इन चीज़ों को एक बार समझ लेंगे ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो उतना करेंगे तो फिर आप देखो ये बताया जा रहा है कि भाई किशोर धीरे धीरे स्वतंत्र होने लग जाता, सामाजिक सांस्कृतिक खुद ही जुड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है उसमें नकारात्मक भी चीज़ें आती, कई बार किशोर क्या होता है कि वह गलत काम में भी पड़ सकता है। हालांकि किशोरा स्वायत्ता के विकास संबंधों में यह शोध मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय यूरोपीय अमेरिकी बच्चों के पालन पोषण के मूल्यांकन में आयोजित है। नहीं अगर देखोगे यह जो शोध किया गया है यूरोप में देखा गया कि उसमें माता पिता का जो पालन पोषण है उसमें कई बार नकारात्मक चीज़ें भी आ जाती हैं जो सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक चीज़ों को यहाँ पर बताती हैं। देखो क्या होता है कि जो शोध अभी हम जिन चीज़ों की बात कर रहे थे वह अमेरिका और यूरोप में की गई थी। आगे देखिएगा, अनुसंधान एक बढ़ता हुआ निकाय है, विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों की खोज करता है। यानी जैसे यहाँ पर हम किशोरों की बात कर रहे हैं तो किशोर धीरे धीरे क्या होता है वह स्वतंत्र होता चला जाता है। उसी कहते हैं कि धीरे धीरे उसमें विकास, जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास है वो युवाओं में क्या होता है वह लगातार बढ़ता रहता है और उनके पालन पोषण का दृष्टिकोण संबंधों में होता है। यानी किशोर का पालन पोषण कैसा है उसका वो क्या होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है और अपने सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों से जुड़ता है। यह साहित्य बताता है कि माता पिता को व्यापक सामाजिक संदर्भ द्वारा आकार दिया गया। यह बताता है कि जो माता पिता हैं उनका जो संदर्भ है सामाजिक संदर्भ है। माता पिता की भी क्या भाई सामाजिक जिम्मेदारी है बच्चे के प्रति, यानी युवाओं के प्रति माता पिता की भी एक सामाजिक आकार है। माता पिता अपने बच्चों को उन गुणों में विकसित करते हैं प्रोत्साहन के लिए उठाते हैं जो उनमें विशेष स्थान पर जीवित रहना सफलता की आवश्यकता है। देखो माता पिता जो होते हैं वो क्या करते हैं अपने बच्चों में क्या करते हैं ऐसे ऐसे गुण भरेंगे, ऐसे ऐसे उनको चीज़ें सिखाएंगे जिससे उनका क्या हो सकता है वह जीवन में अधिक सफलताएं पाएं। यानी माता पिता भी क्या करते हैं किशोरों को या कह सकते हैं युवाओं को ऐसे ऐसी चीज़ें सिखाते हैं ताकि वह जीवन में बहुत सारी सफलताओं का लाभ उठा सकें। यानी माता पिता क्या करते हैं किशोरों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना, अच्छे अच्छे काम सिखाना, उनको प्रोत्साहित भी करते हैं ताकि वह जीवन में भी किसी भी स्थान पर रहें तो वहाँ अच्छे से रह सकें और अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सकें। जब बच्चों का अस्तित्व या निर्वाह जोखिम हो, माता पिता प्रथाओं में उनकी शारीरिक भलाई को अधिकतम करने के लिए तैयार किया जाता है। माता पिता जो होते हैं वह हमेशा बच्चों की भलाई के लिए, बच्चा कोई युवा जो है वह कोई जोखिम काम न करे उसकी शारीरिक भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। माता पिता लक्ष्य पालन पोषण के दृष्टिकोण में इस प्रकार उनकी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ उनके वातावरण जोखिम में, यानी वो जो बच्चा है वह किसी प्रकार का जोखिम न ले या उसमें अच्छी चीज़ें बताने के लिए या वह जीवन में कैसे सफल होगा उसमें अधिक से अधिक अच्छी चीज़ें बताते हैं या उसको सिखाई जाती है। उसके जीवन में जो चुनौतियां होती है अपनी चुनौतियों से कैसे निपटेगा, ये सभी चीज़ें क्या उनको माता पिता क्या करते हैं देखो पीढ़ी से पीढ़ी पारित किया जाता है। देखो जो संस्कार होते हैं अगर युवाओं में संस्कार देखोगे तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है भाई चलता रहता है। ठीक है, सामाजिक वर्ग, जातिवार, पूर्वग्रह, भेदभाव जैसे कारक क्या होते हैं पर्यावरण में भौतिक खतरे के अलावा चुनौतीपूर्ण भी हैं और सामाजिकरण के माता पिता के दृष्टिकोण, यानी जो युवा है उसमें युवाओं में सामाजिक जो आकार है या जो सामाजिक दृष्टिकोण है वह माता पिता ही लगभग उसको आकार देते हैं। हालांकि स्वायत्ता यानी स्वतंत्रता पर
देखो यहाँ स्वायत्तता का मतलब स्वतंत्रता देखना, ठीक है। अधिक मुख्य धारा में इस सोच को नज़रअंदाज करते कि माता पिता व्यवहार में एक सेटिंग प्रतिबंध या अत्यधिक कठोर दिखाई देते हैं। कई बार क्या होता है भाई, जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, क्या होते हैं बच्चों के साथ कई बार बहुत कठोर भी आते हैं। कई बार देखो मम्मी पापा कई बार क्या होते हैं, जो माता पिता होते हैं वह उनके क्या करते हैं, बहुत कठोर भी व्यवहार करते हैं युवाओं के साथ। युवाओं के साथ जो माता पिता का जो व्यवहार है कई बार अत्यधिक कठोर भी हो सकता है भी। कई बार जैसे मारना है, पीटना है, समझ नहीं रहा तो लड़के को मारेंगे पीटेंगे, कठोर व्यवहार भी होता है। बहुत अलग अर्थ हैं। इसी प्रकार एक बल संयोजन के लिए अलग अलग परिणाम हो सकता है, यानी मारना पीटना। यौन का केवल उम्र ही नहीं होता, वह एक जैविक वास्तविक संदर्भ भी है। यानी जो बच्चा होता है भैया वह केवल एक उम्र नहीं है बल्कि उसमें जैविक चीज़ें भी होती हैं। हालांकि उम्र से उम्र बढ़ने और बड़े से होने का अर्थ है अनुभव। नहीं, जैसे जैसे किशोरों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनके अनुभव बढ़ते हैं। अनुभव समाज में, संस्कृति में और ऐतिहासिक युगों में बहुत प्रभावित होते हैं। यानी जैसे जैसे युवा सीखेगा, पढ़ेगा और जो आगे बढ़ेगा तो वो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, अनुभव होता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, वह सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो युग होता है उसमें धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जिसमें हम रहते हैं। इस प्रकार युवा सामाजिक सांस्कृतिक में निर्मित होते हैं। यानी जो युवा है वह उसमें सामाजिक सांस्कृतिक विकास का तो इसमें माता पिता की भूमिका रहती है जो बच्चे को बहुत ज़्यादा सिकोर करते हैं। धीरे धीरे वह क्या होता है, स्वतंत्र होते चला जाता है, अपने फैसले स्वयं लेने लग जाता है और वह हमारे समाज से क्या होता है, जुड़ता चला जाता है। इसी को क्या बोलेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वो उसमें निर्माण होता है। यानी समाज से कैसे जो सांस्कृतिक रूप से कैसे होगा। अगला जो पॉइंट रहेगा इसको थोड़ा आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा। इस तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है कि युवा मनोविज्ञान में विरासत में मिलनी चाहिए। यानी युवा को क्या, जो मनोविज्ञान है वह विरासत में मिली धारणा है। विकास के सर्वोत्तम चरणों में से सांस्कृतिक सम्मान है। यानी युवाओं को जो संस्कृति होती है वह क्या भैया उनको विरासत में मिली है। कैसी, हर की भैया सबकी युवा, सबकी संस्कृति, खान पान, पहनावा, कल्चर अलग है ना। हालांकि विकास के किसी भी चरण में युवा भी संस्कृति से प्रभावित रहित नहीं है। युवा एक गतिशील धारणा, यानी भैया युवा गतिशील धारणा है। युवाओं में हमेशा विकास और डेवलपमेंट होता रहता है। यह समय और स्थान के साथ विकसित होती है। यानी युवाओं में जो धारणा होती है, जो विचार होते हैं, समय स्थान के साथ क्या होती रहती है, वह विकसित होती रहती है। सामाजिक संदर्भों और ऐतिहासिक क्षणों में अगर देखोगे तो युवाओं को कैसे परिभाषित किया जाए या किया जाता है, इसके संबंध में बात करेंगे। परिप्रेक्ष्य हो, देखो यह महत्वपूर्ण है जिसके अनुसार कई विकास कारक प्रभावित। यह सिद्धांत माना जाता है कि पर्यावरणीय प्रणालियाँ जैसे मोसोसिस्टम, इकोसिस्टम, यानी ये दर्शाता है। यानी इसमें भी माइक्रो सिस्टम वह सेटिंग है जिसमें व्यक्ति रहता है और अपने व्यक्ति, परिवार, स्कूलों और पड़ोसियों को शामिल करता है। माता पिता, शिक्षक, साथी, शिक्षक के साथ युवा, उन्हें बातचीत युवाओं के लिए अनुभव में मदद करती है। यानी जो युवा होता है भैया उसको कैसे बातचीत करना है, उसको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। यानी पर्यावरणीय सांस्कृतिक चीज़ें जो होती हैं, युवाओं को समाज के साथ कैसे जुड़ना है, समाज से कैसे बातचीत करना है, वह चीज़ें सीखता है या चीज़ें जानता है। अनुभवों के द्वारा जानेगा या अनुभवों के द्वारा क्या करेगा, उन सभी चीज़ों को क्या होगा, वह सीखता है। धीरे धीरे जो युवा होता है वो क्या करता है, चीज़ों को सीखता चला जाता है। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा हार्ड लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की बस कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर देखा उदाहरण के लिए, अनुभव का स्कूल अनुभवों से है। यानी क्या होता है, जो युवा होता है जो बहुत ज़्यादा अनुभव करेगा, अनुभव होगा, स्कूल का अनुभव होगा, धार्मिक अनुभव होगा, पारिवारिक अनुभव होगा। धीरे धीरे जैसे वो अनुभव करता चला जाता है, जैसे जैसे सीखता चला जाता है वैसे वैसे उसमें एक सामाजिक तंत्र की भूमिका होती है। धीरे धीरे वो समाज से, यानी धीरे धीरे जैसे अनुभव से जुड़ेगा, माँ बाप से, माता पिता से जो उसको अनुभव मिलते हैं वह चीज़ें क्या होती है, उसको सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव से संबंधित है। पारिस्थितिक, घर पर युवा एक अनुभव उसकी माँ के साथ अनुभव की प्रभावित हो सकता है। माइक्रो सिस्टम एक बड़ी संस्कृति शामिल होती है जिसमें व्यक्ति यह दर्शाता है कि वह एक कैसा सांस्कृतिक मापदंड, प्रथाओं और मूल्यों को आकार देता है। कालक्रम में समय के साथ पर्यावरणीय घटनाओं को पैटर्न और जीवन काल में दर्शाता है। देखो यहाँ पर जो युवाओं के बारे में बताया गया है कि युवा क्या होता भाई मेरे, वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है या अनुभव करता है
या अनुभव करता है। धीरे धीरे चीज़ों को समाज से जुड़ने का प्रयास, माता पिता के साथ कैसे संबंध है, माँ बाप से क्या सीखा है, भाई बहन से क्या सीखा है, दूसरे रिश्तेदार से क्या सीखा है, जो उसके अनुभव होते हैं वह उसके जीवन में क्या होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसी के साथ उन चीज़ों के साथ वह जुड़ा होता है। बाकी भी आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं आप बिल्कुल डीपली में आप इसको देख सकते हैं कैसे वह जुड़ता है। भारत जैसे विकासशील देशों में जैसे सामाजिक आर्थिक परिवार के बच्चों को कम उम्र में काम करने की उम्मीद की जाती है। अगर देखोगे जब से वैश्वीकरण हुआ है, देखो माता जो युवा है ना, कहीं कहीं पर जो युवा होता है बहुत जल्दी उस कमाने उमाने लग जाते हैं, कहीं कहीं पर नहीं करने लगे। लेकिन भारत जैसे अगर विकासशील देशों की बात करें तो वहाँ पर सामाजिक आर्थिक परिवारों के बच्चों में कम उम्र में काम करना शुरू करने की उम्मीद की जाती है। नहीं भाई शुरू से वो काम करने लग जाएँ, कमाने धमाने लग जाएँ, इस प्रकार की चीज़ें। सैन्य शासन के तहत या आतंकवाद का सामना करने वाले सभी बड़े देशों युवा उस देश के बड़े होने पर युवाओं को बहुत अलग, जहाँ सरकार बचपन में वह सुरक्षित संक्रमण सुनिश्चित। देखो युवा जब बड़ा हो भाई, वो किसी प्रकार का आतंकवाद या आतंकी गतिविधियों में शामिल ना हो, उसको भी क्या होता संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। सड़क पर रहने वाले युवाओं एकमात्र चिंता है। एक समृद्ध परिवार में रहने वाला युवा बहुत अलग होंगे, यानी भैया कि जो युवा हैं अलग अलग प्रकार के होंगे भैया। एक आतंकवादी जो युवा होगा अलग प्रकार का होगा या गलत गतिविधियों में चला जाएगा। एक सड़क पर रहने वाला जो युवा होगा एक अलग होगा। लेकिन जो घर परिवार है, जिसका भरा पूरा परिवार है, वहाँ पर जो अगर युवाओं का विकास होता, यानी कह रहे हैं कि जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं वह युवाओं में अलग अलग विचारधारा, अलग अलग चीज़ों का क्या करती हैं यहाँ पर लेकर के आती हैं। यानी युवाओं की जो चीज़ें होती हैं वह बदलती रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा कई तरीके जिसमें सन 2000 में औद्योगिक दुनिया में पला बढ़ा है, बदल रही है। मूल रूप से आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखो मूल रूप से 1970 के दशक में बड़े होने लगा है। पुरुष और महिला भी बहुत अलग हैं। इसी प्रकार लिंग भी युवाओं को परिभाषित करते हैं, यानी लिंग के आधार पे भी युवाओं को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। उनमें अंतर और डिफरेंस काफ़ी हमें देखने को मिलता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हम युवा पीढ़ी के भीतर मौजूद विविधता की सराहना करते हैं, यानी आज जो मौजूदा पीढ़ी है कितना अच्छा काम करती है, कितना अच्छा ना, उसकी सराहना भी की जाती है। इसी प्रकार युवा केवल एक श्रेणी ही नहीं बल्कि विकास में एक निश्चित चरण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जैसे परिवार है, स्कूल है, प्रथा है, ये सारी चीज़ें सारी चीज़ें उनको प्रभावित कर रही हैं, ठीक है। युवावस्था महत्वपूर्ण व्यवस्था की दहलीज होती है जिसमें युवा राष्ट्रीय नीति पर उनमें जिस प्रकार उनमें बन रहा है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ तो युवा रिपोर्ट स्कूलों में प्रशिक्षण, यहाँ पर जो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इनको अगर स्वयं भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो देखो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भाई युवा में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें हैं। आज समाज में भैया बेरोजगारी बढ़ रही, युवाओं में क्या हो रहा, उनको नौकरी। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी युवाओं को हमें मजबूत करना पड़ेगा। सामाजिक तो हमने देख लिया, लेकिन सामाजिक के साथ साथ जो युवा है, ठीक है, सामाजिक के साथ साथ जो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में युवा है उसको भी हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें जो लिखा हुआ आर्थिक परिप्रेक्ष्य में यही होता है कि वैश्विक बेरोजगारी कितनी है या कितनी बढ़ रही है, या युवाओं को कितना काम मिल रहा है, कितनी नौकरियां मिल रही है, आर्थिक रूप से युवा कितना मजबूत हो रहा है, कितना मजबूत नहीं हो रहा है, उसी चीज़ों को यहाँ पर जिक्र है। यानी आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जो युवा है वह किस प्रकार से है, आर्थिक कितना मजबूत हुआ, कितना ही वह आजीविका चलाने में कितना है या कितना काम काज कितना कर रहा है, उन्हीं की यहाँ पर बेरोजगारी की भी यहाँ पर बात की जाएगी। यानी जैसे बेरोजगारी अगर अलग अलग देशों में देखोगे तो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और युवाओं की जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उनको जो नौकरी मिलने की चीज़ें हैं वह उतनी ज़्यादा नहीं है। देखो पुरुष समकक्ष की तुलना में अधिक बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। यानी युवाओं को मौजूदा समय में अगर अलग अलग देशों में जैसे यहाँ पर बताया गया भैया, देखोगे 25% अमेरिका में 23% है, 34% है, 40% है, 56% की युवाओं में या बाल श्रम की बात है, यानी महिलाओं की बात करें वहाँ पर है। दूसरा युवाओं को बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आर्थिक मंदी के कारण अक्सर लोग आखिरी बार काम पर रखा जाता है, पहले बर्खास्त किया जाता है, यानी युवाओं को नौकरी में लिया जाता है, निकाला जाता है, इस प्रकार की चीज़ें। यानी उनकी आर्थिक स्थिति की जिस प्रकार है, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
अगला जो पॉइंट रहेगा रुझान और युवा लोगों के विचार। देखो, युवा रोजगार पर इस चर्चा के दौरान कई युवा प्रतिभागियों ने रोजगार के प्रमुख मुद्दों को साझा किया है। युवा लोगों ने उन्हें कैसे साथियों की मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। क्या यह उपलब्ध नौकरियों और प्रासंगिक है या नहीं, उनका ज्ञान कौशल। यानी आज जो युवाओं के रुझान है, युवाओं के जो विचार हैं, युवाओं के रुझान और विचार कैसे हैं आज विचारों, इसको भी आप जरूर एक बार देखेंगे। इसमें देखो, इसमें ये बताया गया है, बता रहे हैं कि युवाओं के रुझान और युवाओं के विचार क्या हैं। तो उसमें ज्ञान, उनका ज्ञान है, कौशल है, वह कैसे उसकी वृद्धि करेंगे या ज्ञान कौशल कैसे बढ़ेगा। युवाओं महिलाओं को रोजगार में बाधा का सामना जिस प्रकार करना पड़ रहा है, या जिसमें नौकरी के अलगाव और वेतन में भेदभाव भी होता। भैया लड़की और लड़का जो नौकरी करते हैं, महिला युवा है या युवा पुरुष युवा है, तो उनमें जब युवा नौकरी प्राप्त करेंगे तो अक्सर खराब मजदूरी के साथ साथ काम की स्थिति में भी शामिल होते हैं, जब वो लंबे समय तक असुरक्षित और स्वास्थ्य की कमी उनमें होती है। यानी युवाओं में रुझान क्या है, युवाओं के विचार क्या हैं। तो जिस प्रकार के युवा विचार हैं, अगर आप इनको एक बार थोड़ा सा देखेंगे ना, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो युवा हमारे लोग होते हैं, उनको जो रोजगार मिलता है, नौकरी मिलता है, या उनको कई बार अधिक काम किए जाते हैं, किस प्रकार की उनको समस्या है। जॉब रोजगार में जो युवा हैं उनको किस प्रकार की समस्या, कई बार उनको सैलरी कम दी जाती है, कई बार क्या होता है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, कई बार उनको हटा दिया जाता है, या लंबे समय तक वो काम नहीं कर पाते हैं, या उनको नौकरियां नहीं मिलती। तो यहीं पर युवाओं के विचार और रुझान एक पॉइंट बना लेना, ठीक है। एक पॉइंट बना करके लिखना युवाओं के विचार और रुझान क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। युवाओं के विचार और रुझान, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में युवाओं को जनसंख्या की लाभांश के रूप, यानी युवाओं को हम अगर देखें कि एक जनसंख्या के रूप में ही देखा जाता है। जनसंख्या की लाभांश उस आर्थिक विकास को बताता है जो किसी भी कामकाजी आबादी युवा की संरचना को बदलाव देता है। यानी जो युवा जो है वह जनसंख्या के रूप में ही देखा जाता है कि वह किसी भी कामकाजी आबादी को बढ़ाता है। यह तब होता है जब कुल जनसंख्या क्रियाशील जनसंख्या होगी, या क्रियाशील का जनसंख्या का अनुपात। यानी जो युवा होते हैं, अगर उसमें देखोगे तो वह कामकाज के रूप में जिस प्रकार से उनको यहाँ पर हम देखते हैं, यानी युवा एक जनसंख्या के रूप में कामकाज करने वाले के रूप में ही उनको ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, एक आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। उन्हें उत्पाद के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। युवा काम करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, उत्पाद में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका को माना जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, युवा जनसंख्या की लाभांश बन जाता है। युवाओं के जरिए क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है। भारत की युवा राष्ट्रीय नीति जो 2014 में बनी थी, भारत में युवाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बना है। उनका दृष्टिकोण राष्ट्र के युवाओं को सशक्त बनाना। यानी आज जो हमारे भारत की जो युवा नीति है उसमें क्या है भैया, भारत के युवा हैं उनको क्या करना है, उनको सशक्त बनाना है। युवाओं के विकास में उनकी उपलब्धियों को, यानी जो युवा का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं का विकास हो, इसको सुगम यानी आसान बनाना है। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास, यानी जो आज हमारे युवा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देखा होगा ना। यानी हम क्या करें, युवाओं को प्रशिक्षण दे, युवाओं को ट्रेनिंग दे, युवाओं को इनमें स्किल कब बनाए, ताकि युवा जो भाई मेरे नौकरी रोजगार वह ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सके। पहले चैप्टर में भी इन चीज़ों को मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार युवाओं में स्किल बनाने के लिए या उनको रोजगार देने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलती है, उनके छोटे छोटे 3 महीने के कोर्स है, 6 महीने के कोर्स हैं, 6 महीने इस कोर्सों को सिखा करके ज़्यादा, ताकि वह रोजगार को प्राप्त कर सकें, क्या कर सकें, वह रोजगार को। आज प्रधानमंत्री कौशल नामक योजना भी PMAY जैसे चलती है, ये भी भारत सरकार इसको चला रहा है, स्किल डेवलपमेंट। यानी जो आज हमारा युवा है देश में, वह नौकरियों को जल्दी से प्राप्त करे, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को प्राप्त कर सके। इसलिए भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलती है, जिसके तहत युवाओं को स्किल बेस की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि युवा नौकरी प्राप्त कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके, ताकि उनका डेवलपमेंट और विकास भी हो सके। यही हम युवाओं की विकास की बात करें तो युवाओं में किस तरह सरकार की हमारी भूमिका है। भारत में अगर देखोगे तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं में स्किल बढ़ा करके उनको रोजगार दे करके, तथा युवाओं की जो स्थिति है, जो युवाओं का विकास है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका यह योजना की बनी हुई है। ठीक है, उसे कौशल बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने कानूनी परिप्रेक्ष्य में अगर किशोर शब्द की बात करें, ऐसे व्यक्तियों को संदर्भित किया जाता है केवल वयस्क की आयु नहीं होती। यानी कानूनी पक्ष में अगर किशोर शब्द की बात करें तो किशोर का मतलब होता है जो अभी युवा नहीं है,
दूसरे शब्दों में कहा जाए, एक युवा व्यक्ति, एक लड़का जो इतना बूढ़ा नहीं है, न केवल वयस्क के रूप में माना जाता, किशोर कहा जाता। किशोर का मतलब होता है भैया कि जो 14 साल से 19 साल के लोग माने जाते हैं, ये किशोर होते हैं, यानी किशोर होते हैं। यानी युवा अवस्था की जो पहली दहलीज होती है, पहला होता है वो किसको, किशोरों को माना जाता है, जिसे आप क्या नाबालिग वाबालिग बोलते हो ना, नाबालिग जो हमारे देश में, ये कानूनी शब्दों में इनको एक किशोर का निर्धारण के लिए मापदंड और क्षेत्राधिकार है। उदाहरण के लिए आमतौर पर 18 वर्ष की आयु को बहुमत आयु माना जाता है, हालांकि जापान ताइवान में 20 वर्ष है। यानी भारत में जो किशोरावस्था है वह 18 से कम आयु के लोगों को क्या किशोर माना जाता है। 18 से अधिक आयु होगी तो भैया उनको कानूनी रूप से, जैसे मान लीजिए अगर कोई अपराध कर देता है कोई ना, तो अगर उसके 18 साल से कम उम्र होगी तो उसको सज़ा नहीं होती, बल्कि उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है ना, होता नहीं है। मान लो कि अगर किसी ने हत्या कर दी है, मर्डर कर दिया है, या उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, कानूनी रूप से अगर हम किशोरों को देखें तो उनको क्या कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं दी जाती है, यानी बड़ों जैसी सज़ा नहीं दी जाती, उनको रियायत दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अगर देखेंगे, यद्यपि 19वीं शताब्दी के अंत तक किशोर की न्याय को अधिक महत्व नहीं, किशोरों को न्याय को बहुत ज़्यादा अधिक महत्व नहीं दिया गया है। अब यह कानून का एक क्षेत्र बन गया जिसमें अधिक कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय किशोर न्याय प्रणाली किशोरों द्वारा एक आपराधिक ध्यान केंद्रित, नहीं किशोरों को ज़्यादा से ज़्यादा उनमें जो अपराध होता है, नहीं किशोरों में जो अपराध है, युवाओं में जो है, जो कह सकते हैं कि जो अपराध है, जो क्राइम हो रहा है, उस क्राइम पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। या युवा जो क्राइम कर रहे हैं उनको कैसे रोका जा सके, कैसे रोकथाम लगाई जा सके, या किशोर अपराध की तरफ ना बढ़े, उनमें अपराध ना बढ़े, इसके लिए भी क्या हो रहा है, तमाम तरह के कानून बना रहे हैं और तथा बचाव के भी उपाय को किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बाल संरक्षण तथा उनके अधिकारों से वंचित चिंताओं में वृद्धि हो रही है। कई देशों ने किशोरों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी ढांचे के भीतर बना है। ये बहुत सारे ऐसे देश हैं जो किशोर जो हैं उनकी चिंता में वृद्धि, कई किशोरों के हितों के लिए क्या करते हैं, कई सारे देशों ने कानून बनाए, कई सारे देशों ने नियम बनाए, ताकि जो युवा हैं उनको कानूनी सहायता मिल सके, या वह अगर मैं बोलूँगा तो वह किसी चीज़ के प्रति आगे ना बढ़ें। यानी युवाओं को सुरक्षा करने के लिए, या किशोरों के ऊपर जिस प्रकार से क्या होते हैं, जिस प्रकार से क्राइम हो रहा किशोरों में, उसको रोकने के लिए क्या है, कई सारे देशों ने अपने कानून बना रखे हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। आप इन चीज़ों को थोड़ा बहुत आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि हत्या में शाम से पहले उसने एक साथी व्यवस्था की छोड़ दी। देखो जिस प्रकार से, जैसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष के कम की मृत्युदंड की सजा को अधीन के लिए संवैधानिक करार दिया है, उसी तरह 1989 में स्टैमफोर्ड बनाम टंकी के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें अपराधियों की मृत्युदंड की अनुमति दी थी 16 आयु के थे। यानी अगर कानूनी रूप से देखें तो कई बार क्या होता है, किशोरों को कड़ा भी दंड भी दिया जाता है, कड़ा दंड, कठोर दंड भी दिया, क्योंकि किशोर यानी कह सकते हैं कि जो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होता है, अगर वह कोई क्राइम कर रहा है तो कई बार अगर वह जघन्य अपराध करेगा भैया, जो बहुत ही खराब कर देगा, रेप कर देगा या मर्डर कर देगा, तो उसमें कई बार उनको माफ़ी नहीं दी जाती, बड़े के जैसे ही उनको सजा का भी प्रावधान किया जाता है। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी देखने को मिला है। कानूनी भाषा में युवाओं का इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द किशोर है। ये कानूनी शब्दों में अगर देखोगे, जुबिनाइल शब्द बोला जाता है, 18 से कम वर्ष की आयु के बच्चों को बोला जाता है जुबिनाइल। अगर वह कोई क्राइम कर देते हैं तो क्या होता है, या उनको अपरिपक्व माना जाता है, कि नाबालिग नहीं माना जाता, उसी को कानूनी भाषा में ये बताया गया। इसको आप थोड़ा सा एक बार अगर आप ना इतना जो है ना, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पूरा गैस पेपर है, ठीक है। आगे देखेंगे, हालांकि किशोर न्याय अधिनियम 2015 जनवरी 16 में लागू हुआ, जिसमें 18 से 16 वर्ष के किशोरों के द्वारा किए गए जघन्य अपराध, बर्बर अपराध के लिए बैक की तरह मुकदमा चला गया। भारत में क्या होता भैया कि जो निर्भया वाला कांड होता है, उसी के बाद तो हमारे देश में कानून बना था कि अगर 16 से 18 वर्ष का अगर लड़का है, 16 से 18 का लगा, अगर वह जघन्य अपराध करेगा, रेप करता है या मर्डर करता है, तो उसके बड़ा जो आदमी होता है, यानी जो बड़े लोग होते हैं, यानी कहने का मतलब है जो 18 वर्ष के अधिक की उम्र के लोगों जो सज़ा दी जाती है, वही सज़ा उस किशोर को भी दी जाएगी अगर वह जघन्य अपराध करेगा। आपराधिक साझेदारी में न्यूनतम आयु को नियंत्रित करने और उन पर व्यापक ध्यान दिया है। देखो युवा अगर करेगा, यानी युवाओं में आपराधिक साझेदारी लागू करना, धारणा और पहचान के कार्यों में गलत काम, यानी युवाओं को हमें कंट्रोल करना है, यानी उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखानी है। और हर जगह पर जो अगर बात करो जो नाबालिग जैसे हम बात करते हैं, उसकी अलग अलग आयु निर्धारित है। जैसे भारत में 18 वर्ष है, तो इटली में 14 वर्ष है, या कह सकते हैं वेल्स में 10 वर्ष है, बेल्जियम में 18, श्रीलंका में 8 वर्ष बनी है। यानी
कहाँ तक उनको नाबालिग माना जाएगा, यह धारणा अलग अलग देशों में बनी है। देखो क्या हुआ था भारत में, जब आपने निर्भया वाला कांड सुना था, दिल्ली में जो गैंग रेप हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि उसके बाद क्या हुआ है कि अगर अब कोई 16 साल से 18 साल का कोई लड़का अगर वह अपराध करता है या जघन्य अपराध करता है तो उसको भाई, उसको बड़ा जैसे लोग होता है ना, जैसे 18 वर्ष के आयु के बाद के लोगों को सजा दी जाती है बराबर की, उसको यानी उसको बाल सुधार गृह में नहीं छोड़ा जाएगा, यानी उसको माफी की सजा नहीं दी जाएगी, उसको जघन्य अपराध को माना जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, क्या क्वेश्चन है, पहचान क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिएगा, पहचान क्या। देखो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना, इसको आप थोड़ा बहुत आप सब लोग स्वयं भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, पूरा गैस पेपर है, ठीक है। थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ। पहचान क्या है, देखो पहचान का निर्माण, यदि किसी परिभाषा की आवश्यकता है तो सबसे पहले शब्दकोश देखेंगे। पहचान को सबसे प्रासंगिक हर समय किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति चीज़ की समानता व स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं या ना कि कुछ व्यक्तित्व हो, यानी पहचान का मतलब होता है जहाँ पर व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ दिखाने का प्रयास करता है या अपना व्यक्तित्व, क्या अपना व्यक्तित्व या अपनी चीज़ें दिखाने का, यानी उसकी चीज़ है क्या क्या नहीं है, वो व्यक्तित्व स्वयं है या कि नहीं उसको बताता है। ध्यान दें कि जब उदाहरण के लिए हम राष्ट्रीय पहचान और जातीय पहचान का उल्लेख करते हैं तो यह आसानी से अर्थ को पकड़ा नहीं पाते हैं जिसका हम अर्थ समझते हैं। क्या राष्ट्रीय पहचान हर समय स्थानों और राष्ट्रों के एक समान होगी, यानी पहचान जो है, जो व्यक्ति लगातार पहचान के, जैसे हम राष्ट्रीय पहचान की बात करें या जातीय पहचान की बात करें तो राष्ट्रीय पहचान क्या वो हमेशा युवाओं की हर समय तो थोड़ी बनी रहेगी, लेकिन उसको आसानी से अर्थों को हम समझ सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय पहचान हर समय और स्थान में एक राष्ट्र के समान होती है, यानी राष्ट्रीय पहचान का मतलब होता है कोई देश का अगर नागरिक है उसकी एक क्या होती है भाई मेरे, राष्ट्रीय पहचान होती है। उसी राष्ट्रीय पहचान को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, उसी जैसे राष्ट्रीय पहचान होती है। तो पहचान क्या है, पहचान अगर मैं बात करूँगा तो एक राष्ट्रीय पहचान होती है या एक जातीय पहचान होती है। बहुत लोगों में भैया धार्मिक पहचान भी होती है कि इस धर्म का है, इस जाति का है, इस देश का है, पहचान इसी रूप में निर्धारित की जाती है। यानी जो पहचान होती है वह धार्मिक पहचान, जातीय पहचान, इस प्रकार की शारीरिक पहचान भी होती है, लड़का है या लड़की है, यानी पहचान के कई सारे पहलू हैं, ठीक है। एक शब्दकोश में देखेंगे तो प्रासंगिक रूप में होता है कि समानता क्या है, समानता के आधार पे चीज़ों की समानता, किसी व्यक्ति में चीज़ों की समानता और स्थिति के आधार पे हम पहचान को कहते हैं, यानी चीज़ों की समानता के आधार पे या स्थिति के आधार पे बताते हैं कि पहचान क्या है। जैसे राष्ट्रीय और जातीय पहचान है, राष्ट्रीय पहचान, जातीय पहचान, धार्मिक पहचान या शारीरिक पहचान या प्रजातीय पहचान, ये पहचान ही बताती है, यानी पहचान क्या है उसी पहचान को यहाँ पर बताया गया है। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा पहचान को लेकर के, ठीक है। अभी हम पहचान को देखेंगे इसमें और क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए इस राष्ट्र में होने वाले शर्त दूसरी नहीं है, निश्चित रूप से राष्ट्रीय पहचान का विचार एक राष्ट्र की अस्थायी और आंतरिक निरंतरता पर जोर देता है। यानी राष्ट्रीय पहचान का मतलब होता है कि जब हम किसी राष्ट्र के रूप में जुड़े होते हैं या जब हमारा स्वभाव किसी देश के रूप में जुड़ा होता है, वह क्या होता है भाई, राष्ट्रीय पहचान को बताता है, ठीक है। डिक्शनरी की परिभाषा में मेरी पहचान ऐसी की घोषणा के इरादे जो रखते हैं उनमें विफल रही है, हालांकि व्यक्तित्व का करीब आ जाता है। देखो यहाँ पर अगर बात करें पहचान में कई बार क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व भी आ जाता है। ये पहचान जो है वह अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग लेवलों पर क्या होती है, पहचान को यहाँ पर संदर्भित किया गया है या उसको बताया गया है, ठीक है। पर जिस प्रकार पहचान को बताया गया है, देखो डिक्शनरी की परिभाषा में मेरी पहचान ऐसी और ऐसी की घोषणा में जो बताया गया कि व्यक्ति यहाँ करीब आ जाता है, यानी व्यक्ति ऐसी के, यानी पहचान से क्या होता है भाई, हम लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हैं, ठीक है। क्या होता है, पहचान से हम लोग एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं, ठीक है। OID की परिभाषा और ऊपर सूचीबद्ध सामाजिक वैज्ञानिक की परिभाषा की तुलना के बीच अधिक हो रही, जब सामाजिक वैज्ञानिकों की परिभाषाओं में काफ़ी ओवरलैपिंग है। कह रहे हैं कि जो पहचान क्या है इसको लेकर ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिले, यानी जो अलग अलग जो जितने भी थिंकर हैं या कह सकते हो कि युवा जेंडर जो है मनोविज्ञान में जितने भी लोग हैं उसमें क्या होती है, उनकी जो पहचान को लेकर जो वैज्ञानिक परिभाषा है उसमें ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि मिश्रण बहुत ज़्यादा है या कह सकते हो कि उसमें ओवरलैपिंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, ठीक है।
शब्दकोश के अर्थों के साथ इसका कोई भी नहीं है। एक महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है, पहचान ही हमारी वर्तमान धारणा हर हाल में ही है और एक कम या कम हाल के दिनों में शब्दकोश में वर्तमान में इसका उपयोग के साथ पकड़ नहीं है। OID परिभाषा उस शब्द के पुराने रिपोर्ट के अनुसार कही गई जो अभी रोज़मर्रा में आज देखो पहचान क्या है, आज भी रोज़मर्रा के भाषणों में इसको भी काफ़ी यूज, हमारी पहचान क्या है, या इसका काफ़ी अर्थों में इसका लिया जाता है, या चोरी हुई पहचान या संदर्भित पहचान, उदाहरण के लिए कई प्रकारों में जैसे पहचान को लिया जाता है। तो रहेगी, इसको आप लोग ना थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लीजिएगा पहचान वाला, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, उसमें कुछ बचेगा नहीं। आप इसको रोक करके, वीडियो को रोक करके भी आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। जिसमें जहाँ जहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा ना, मैं वहाँ चीज़ें आपको ज़रूर बताता चलूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें है भाई, 50-40 पेज हैं और सभी को इतना ज़्यादा डीप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी चली जाएगी। तो आपके लिए तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा ना, इन सारी चीज़ों को स्वयं ही पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जहाँ जहाँ पर मुझे बताना रहेगा वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर पहचान को लेकर ही सारी बातें की गई, पहचान को लेकर के ही सारी बातें की गई। मेरी पहचान ऐसी है, मेरी उल्लंघन है यहाँ पर जैसे है कि जैसे मुस्लिम है, माता पिता, समलैंगिक, कार्य है, प्रोफेसर है, नागरिक है आदि पहचान के रूप में, यानी ये सभी लोग क्या है पहचान के रूप में ही जाने जाते हैं। जो है देखो, धार्मिक पहचान है, जातीय पहचान है, या प्रोफेशन की पहचान होती है, भैया कौन सा डॉक्टर है, कौन सा वकील है, कौन सा क्या है। नागरिक के रूप में भी एक पहचान बनती है कि भैया हम इस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के नागरिक हैं। यानी पहचान क्या होती है, कई प्रकार हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, जब आप पहचान लिखेंगे तो किस प्रकार की पहचानों का आप जिक्र करेंगे उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग लिखना पड़ेगा पहचान को लेकर के भी, जैसे यहाँ पर दिया गया। तो पूरा गैस पेपर है। देखो अब हमारा जो पॉइंट है जैसे सामाजिक पहचान, पहले का आप पॉइंट क्या लिखेंगे, सामाजिक पहचान क्या होती है। तो सामाजिक पहचान में आपको ये लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर ये बताया गया है इन्होंने, सामाजिक पहचान, ये आपके लिए हेडिंग बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी, ये आपके लिए हेडिंग बनेगी। पहचान में क्या बनाओगे, जैसे सामाजिक पहचान क्या होती है। तो सामाजिक पहचान के लिए जैसे एक प्रोफेसर, एक दामाद, एक करदाता, एक क्रेडिट जवाब देता हूँ, इस प्रकार से पहचान है। हमारे समाज में सामाजिक पहचान भैया सबकी अलग अलग है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, यह कह सकते हो कि संबंधों के आधार पे भी पहचान बनती है, ठीक है। संबंधों के आधार पे माता है, पिता है, भाई है, बहन है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है, इसके आधार पे भी क्या होती है, हमारी पहचान बनती है। यानी सामाजिक पहचान सबकी अलग अलग, जैसे मैंने आपको वही यहाँ पर लिखा है। तो अगर आप इसे यहाँ पर देखिएगा, सामाजिक पहचान में दोबारा दिखा, अगर आप इसको रोक के देखना चाहेंगे तो आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। सामाजिक पहचान जैसे मैंने आपको बताया कि कई प्रकारों में, जैसे यहाँ पर भी दी गए, इन्हें आप अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बीच बीच में क्या एक्सप्रेस करते हैं पहचान के रूप में। जैसे मैंने सामाजिक पहचान की बात की, तो सामाजिक पहचान आप क्या कर सकते हैं, इसके कई सारे पॉइंट बना दीजिएगा और कई सारे पॉइंट बना करके इसको लिखिएगा, ठीक है। कौन कौन सी पहचान है, जैसे मैंने बोला कि आपको पता है ना कि संबंधों के आधार पे हमारी पहचान होती है, ज़्यादातर जो सामाजिक पहचान होती हैं, क्योंकि हमारे जो सामाजिक संबंध बनते हैं समाज में, उसी तरह की हमारी पहचान है। या कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोसी से कैसे बनती है, रिश्तेदारों से कैसे बनती है, वही सारी चीज़ें क्या रहेंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप इसको देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें बताएगी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहचान, व्यक्तिगत पहचान भी होती है, जैसे यह देखने के लिए किया गया है कि रचनावादी केंद्रीय विचार है। पहचान सामाजिक रूप से निर्मित होती है। पहचान का अर्थ है बयानों के बिना केंद्रीय। जो पहचान है वो व्यक्तिगत पहचान भी होती है, यानी जो पहचान है क्या है, व्यक्तिगत पहचान का विचार भी हर इंसान की भैया व्यक्तिगत पहचान है, अपनी स्वयं की पहचान बनती है। कहते हैं नहीं भैया अपना खुद की पहचान अपनी अलग बनानी चाहिए। तो हमारी क्या बनेगी, काम करने से, सामाजिक सांस्कृतिक अनुमति से जब अनुवाद की पेशकश करते हैं तो उस प्रकार से व्यक्तिगत पहचान भी आप इसमें क्या एक पॉइंट बना लेना। यह बहुत गलत अनुभव नहीं है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना तो इसको बीच में रोक लीजिएगा। अगर एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको 100% समझ में क्या पहचान को लेकर के यहाँ पर कौन कौन सी बातें की गई। तो पहचान वही, जैसे मैंने आपको बताया, समझा तो वही रहा हूँ, सामाजिक पहचान, जातीय पहचान, धार्मिक पहचान, इस प्रकार से क्या होती है हमारी समाज में अलग अलग भैया सबकी पहचान है, हर इंसान के आधार पे, यानी डिफरेंसेस के आधार पे, जो अनुभव हैं उनके आधार पे, अगर जो डिफरेंस है एक दूसरे से, आप इनको देख लीजिएगा जो भी पहचान को लेकर के यहाँ पर बताया गया। तो पहचान वाला तो मैं आपको जैसे यहाँ पर देखा 23 राष्ट्रीय पहचान, जातीय पहचान जैसे उपयोगों, अक्सर उपयोगी सिद्धांत। संक्षिप्त में पहचान एक सामाजिक श्रेणी है। पहचान क्या है, एक सामाजिक श्रेणी है। पहचान की समकालीन धारणा में निहित और विस्तृत को तर्क याद देती है। यह तर्क माना जाता है कि सामाजिक जटिलता
और संभव नापाक जबरदस्त तरीके से व्यक्तियों की पहचान के लिए एक अस्थायी चमक स्वयं की पहचान हमारी, यानी क्या होती है कि जो पहचान होती है वह एक सामाजिक श्रेणी है और वह हमें समकालीन धारणाओं को विस्तार देती है। वो हमारी व्यक्तिगत पहचान और अस्थायी चमक को बताती है, यानी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार से है उसको यहाँ पर बताती है। देखो, पहचान न केवल एक सामाजिक श्रेणी है का आह्वान करती है, बल्कि उसमें गैर व्यक्ति तरीकों से भी हो सकती है, जिससे पहचान व्यक्तिगत पहचान का निर्माण करती है। पहचान जो है व्यक्तिगत पहचान भी होती है। भूमिका और प्रकार की पहचान, हमारी भूमिकाओं के आधार पर भी अलग अलग पहचान बनती है। क्या बनती है? भूमिकाओं के आधार पर भी अलग अलग पहचान बनती है। जैसे यहाँ पर कुछ दिया गया है, पार्टी से संबंधित डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन यौन पहचान भी होती है, यानी हमारी गुण, उदाहरण के लिए जैसे हमारी माँ एक भूमिका है, यानी भूमिका, देखो भूमिका के आधार पे पहचान कैसे बनेगी। भूमिका, माँ की भूमिका अलग है, पिता की भूमिका अलग है, भाई की भूमिका, यानी भूमिकाओं के आधार पे भी हमारी पहचान बनती है। यानी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी जिम्मेदारी है, ध्यान से मैं क्या बोला हूँ, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनके आधार पर भी क्या होती हैं, हमारी पहचानें बनती है। भैया माँ की पहचान अलग है, पिता की पहचान अलग है, भाई की पहचान अलग है, दादा दादी की जो भूमिका है, यानी भूमिकाओं के आधार पे, यानी वो लोग किसी के जीवन में क्या महत्व निभा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री की पहचान अलग है, राष्ट्रपति की पहचान अलग है। ये क्या होती है, भूमिका कैसी है, उनका काम है। जैसे टैक्सी और कई लोगों की पहचान, जैसे टैक्सी ड्राइवर की पहचान है, टोल कलेक्टर की पहचान है, माता पिता की है, प्रोफेसर की है, छात्र के। भाषा के आधार पे भी कई प्रकार की हमारी पहचान बनती है, जैसे अमेरिकी, रूसी पहचान बन जाती है। देश के आधार पे पहचान बनती है। यानी भूमिका कैसी है, माँ की पहचान, पिता की पहचान, यानी इसमें भी यानी जो पहचान होती है यहाँ पर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, भूमिका के आधार पे जो पहचान बनती है। क्या? भूमिका के आधार पर जो सबकी अलग अलग पहचानें बनती है, वहाँ पर इनको बताया। आप इसको अगर पढ़ेंगे, जैसे वही मैं बता रहा हूँ भाई, जैसे माता की पहचान है, पिता की पहचान है, अध्यक्ष, तो आप इसको जब थोड़ा डीप में लिखेंगे ना, तो किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों की पहचान बनती है और किस प्रकार से उसमें हमारे जो अनुभव होते हैं, जो हमारे रिएक्शन होते हैं, उसी प्रकार से क्या होती है, हमारी अलग अलग सामाजिक संदर्भों में या पहचानें बनती चली जाती। गुणों के आधार पे माँ की भूमिका है, पिता की भूमिका है, या हर चीज़ की पहचान है। भैया जो भी चीज़ें यूज करते हैं, जो भी हमारे संबंध है, उसकी एक क्या होती है, चाहे विषम लैंगिक हो, समलैंगिक हो, उभयलिंगी हो, सबकी पहचान अलग है। लड़का है, लड़की है, उनके क्या गुणों के आधार पे हमारी जो पहचान बनती है। ठीक है, अगला जो उदाहरण के लिए, जो कोई व्यक्ति जो उपेक्षित कार्य करता है तो नियमों को सदस्य नियमों में संतुलित करता है। एक पुलिस अधिकारी का प्रतिरूपण कर रहा है। इसी प्रकार पहचान के साथ सदस्य नियम अक्सर कम उपेक्षित, ये कई पहचानों के साथ क्या होता है, हमारे एक क्या होते हैं कि हमारी पहचान के साथ साथ नियम भी काफ़ी अक्सर बनते हैं कि नियमों के आधार पर जैसे पहचान होती है। जैसे यहूदियों की पहचान यहाँ पर बात की गई, यहूदियों को जिस प्रकार से किया गया है। अब इसको थोड़ा देख लिया, पहचान को मैंने आपको बता दिया। जो हेडिंग है, थोड़ा थोड़ा मैं हेडिंग का एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, यहाँ पर जिस प्रकार इन्होंने दिया है सदस्यता के प्रकार पर पहचान को जिस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अमेरिका में एकल और गैर दूरदराज में पूर्वज है सफ़ेद रूप में कोडित करता है, एक श्वेत नहीं बनता। यानी हमारे क्या होता है भैया कि गोले कारे की उधर भी पहचान बनती है, कौन गोरा है कौन काला है, इसके ऊपर भी पहचान बनती है। जैसे अमेरिका में सुना होगा ना भैया, गोरे और काले लोग होते हैं, उसके आधार पे, यानी हमारी रंग के आधार पे, हमारे रंग रूप के आधार पे भी क्या होती है, हमारी पहचान बनती है। रंग रूप के आधार पे, माता पिता के परिवेश के आधार पे भी हमारी अलग अलग पहचान होती है। देखो अमेरिका विदेश जो होता है ना, वो भैया जो ब्लैक हैं और वाइट हैं, उनके अंदर जो पहचान है उसको यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इस आधार पे भी क्या होती है, हमारी पहचान बनती है। कॉर्पोरेटिव संस्कृति के आधार पे भी पहचान बनती है। ये सारी हमारी जो भूमिकाएं होती है उसी के आधार पे क्या होगी, हमारी पहचान बनेगी। ठीक है, अगला जो हमारी व्यक्तिगत पहचान क्या होती है। ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत पहचान की। देखो, व्यक्तिगत पहचान में पहचान के अर्थ की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। किसी भी को भी एक सूत्र के साथ शुरू करने के लिए उभाया जा सकता है। एक व्यक्ति कैसे परिभाषित करता है, वह कौन है, आत्म परिभाषा, यानी एक व्यक्ति खुद को कैसे परिभाषित करता है, वह कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, आत्म समझ क्या है। एक बार फिर यह स्पष्ट है कि कोई अलग अलग तरीके से कोई व्यक्ति भी परिभाषित कर सकता है। कौन व्यक्ति पहचान से मेल खाता है, आत्म समझ का सही होगा, व्यापक होगा। जैसे 26 जब हम कहते हैं तो हमारी पहचान मैं कौन हूँ, तो हमारा मतलब है कि वास्तव में कौन हूँ। यानी व्यक्तिगत पहचान भी आपको लिखनी पड़ेगी, जिस प्रकार यहाँ पर बताया गया। यानी व्यक्तिगत पहचान का मतलब होता है हर व्यक्ति की अलग अलग पहचान। भैया वह कौन है, क्या है,
कैसे है, इस आधार पे भी हमारी व्यक्तिगत पहचान बनती है ना। हर इंसान की व्यक्तिगत पहचान है। अरे भैया, पहचान पत्र ही क्यों बनता है आज हमारे देश में, तो सभी की अलग अलग। युवाओं को जब हम यहाँ पर पहचान की बात करें तो व्यक्तिगत पहचान, देखो हमने व्यक्तिगत पहचान, भूमिका के आधार पर पहचान देखा, तो पहचान में जब आप व्यक्तिगत पहचान लिखेंगे तो इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा जैसे हमारे नैतिक मूल्यों के आधार पर क्या होता है, या मेरी पहचान यानी हर इंसान की क्या है, अलग अलग पहचान है, गुणों के आधार पे है, या कह सकते आवश्यकताओं के आधार पे भी आपकी पहचान बनती है। किसके आधार पे, कि भैया वो कितने आवश्यक है, कितना आवश्यक नहीं है, कितना जरूरी है, कितना गैर जरूरी नहीं है, उसके आधार पे। यानी एक पॉइंट बना लेना। अब व्यक्तिगत पहचान क्या होती है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा व्यक्तिगत पहचान को, तो आपके पूरा कंप्लीट हो जाएगा व्यक्तिगत पहचान के लिए। और व्यक्तिगत पहचान को ही यहाँ पर क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। देखो भाषण के आधार पे, संस्कृति पसंद नापसंद के आधार पे पहचान हमारी बनती है। भैया आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसके आधार पे क्या होता है। शैली के आधार पे भी हमारी पहचान बनती है। कपड़े पहनने के आधार पे, यानी क्या होता है कि टी शर्ट आप कैसे पहनते, कपड़े आप कैसे पहनते हैं, इसके आधार पे भी क्या होती है, हम लोगों की पहचान बनती है। हम लोग जो होते हैं उसी के आधार पे क्या होगी, जो पहचान बनेगी, कपड़े के आधार पे, रंग रूप के आधार पे, सारी इसी शैली के आधार पे, भैया की बोलने की शैली क्या, शैली के आधार पर भी हमारी व्यक्तिगत पहचान बनती है। ठीक है, यही आप इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसे रोक करके ज़रूर देख लीजिएगा। आप इसको आराम से वॉच कर लीजिएगा, इसको बीच में रोक करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस गेस्ट पेपर को तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मुझे लग रहा बताने के लिए उतना मैं बता दे रहा हूँ। व्यक्तिगत जागरूकता से भी काफ़ी पहचान बनती है, जैसे यौन, पड़ोसी, क्लब, एंट्री क्लब, मेरा पेशा, मेरी जाति, मेरी पहचान, यानी अलग पेशे के आधार पे मेरी व्यक्तिगत शैली है, मेरी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, मेरा पेशा है, मेरी जाति है, इस आधार पे भी क्या होती है, पहचान होती है। राजनीतिक पहचान होती है, सामाजिक पहचान होती है, सांस्कृतिक पहचान होती है, अलग अलग से। यानी हम किसी को कैसे जानते, कैसे पहचानते हैं, पहचान जैसे मेरी ऊंचाई है, मेरे सुंदर बाल हैं, या बाल के आधार पे, सुंदरता के आधार पे, ये सारी क्या है पहचान। जैसे व्यक्ति बोलता है मेरे बाल सुंदर है, या मेरे ऐसा है, मेरा वैसा है, ये क्या है, पहचान को ही बता रहा है। ठीक है, पहचान को ही यहाँ पर, इसको आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जब आप इसमें पहचान लिखोगे ना, रंग के आधार पे, रूप के आधार पे, भूमिका के आधार पे, परिवेश के आधार पे, संबंधों के आधार पे, इस आधार पे क्या बनती है, हमारी पहचान बनती है, और अलग अलग हमारी पहचानें बनती चली जाती हैं। इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अगर पढ़ना चाहते तो आप सभी लोग पढ़ भी सकते हैं, आपको मैं सारा चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। पहचान एक विरोधाभास है भैया। पहचान क्या है, विरोधाभास, यानी कह सकते हैं कि विरोधाभास भी, यानी इसमें अंतर्द्वंद भी है। पहचान वह जगह जहाँ पर स्वयं समाज मिलता है, जिसे आप खुद को परिभाषित करते हैं, आप निर्भर हैं, यानी आप कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं, कैसे पहचाने जाएंगे, आपकी गतिविधियों की प्राथमिकता, उम्मीदें, उसी के आधार पे आपकी पहचान बनेगी। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी एक जैसी पहचान नहीं होती, यानी कह रहे हैं जो पहचान है उसमें विरोधाभास है, पहचान बिल्कुल नहीं होती है। युवा अवस्था में हम एक ही समाज दुनिया में रहते हैं, जैसे कॉलेज के छात्र हैं, लेकिन आप सभी एक जैसे नहीं, कुछ पहलुओं में अंतर होगा और कुछ सामान्यता भी। यानी जो पहचान होती है उसमें कई सारी हमारी समानताएं भी होती हैं और कई सारे हमारे डिफरेंसेस भी होते हैं। यानी पहचान एक के विरोधाभास को, जिसको लिंग के आधार पे, राष्ट्रीयता के आधार पे, आयु के आधार पे क्या होती है, हमारी अलग अलग पहचान। भैया लिंग के आधार पे जैसे कोई लड़का है, लड़की है, इसके आधार पे हमारी पहचान बनती है। दूसरा, राष्ट्रीयता के आधार पे, कोई किस देश का नागरिक है, कोई किस देश का नागरिक है, इसके आधार पे पहचान बनेगी। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। जैसे मैंने बोला कि लिंग के आधार पे पहचान बनेगी, राष्ट्रीयता के आधार पे पहचान बने, आयु के आधार पे भी हमारी पहचान बनती है। किसके आधार पे, आयु के आधार पे, आपकी एज क्या है उसके आधार पे भी हमारी क्या बनती है, पहचान बनती है। यही सारी चीज़ें यहाँ पर जो हम पहचान को देख रहे हैं। पहचान या व्यक्तिगत, देखो अगला जो है इसमें लिखेंगे पहचान आकस्मिक और गतिशील है। जो पहचान है आकस्मिक और गतिशील, आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर जितना पहचान से रिलेट था वो तो मैंने बता दिया है, मैं थोड़ा थोड़ा आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन हैगा, युवा पहचान पर वैश्वीकरण के सभी पहलुओं की व्याख्या कीजिए। युवा पहचान पर वैश्वीकरण के कौन कौन से पहलू हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण वाला जो एक ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या है, युवा पहचान पर वैश्वीकरण के सभी पहलुओं की व्याख्या कीजिए। तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए क्या रहेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वैश्वीकरण अगर आएगा युवाओं को लेकर के, वैश्वीकरण को लेकर के आएगा तो बना। आज जैसे वैश्वीकरण देखोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा
पहचान को लेकर, युवाओं को लेकर काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा, काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा। वैश्वीकरण लोगों की, वस्तुओं के विचारों में एक बहुआयामी परिवर्तन है। यानी वैश्वीकरण होने से जो विचार है, जो सोच है, जो थिंकिंग है, उसमें काफ़ी क्या है, परिवर्तन आया, उसमें काफ़ी चेंज आया। भारतीय उपनिवेशवाद क्या था? यह एक विदेशी व्यापार वाणिज्य कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक दिश है, जिससे यहाँ पर जब अंग्रेज आए थे 100 से 150 वर्षों तक अवधि में कंपनी अपने सभी हिस्सों में तेज़ी से शक्तिशाली हो गई और इनका विस्तार करने और राजस्व प्राप्त करने का धनवान बन गई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर थोड़ी बात करें कि अंग्रेज यहाँ पर कैसे आए थे और उन्होंने किस प्रकार से हमारे देश को गुलाम बना लिया और लंबे समय तक यहाँ किए वो कंपनी के रूप में। यानी युवा पहचान पर हम क्या देखेंगे? वैश्वीकरण की चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जिस प्रकार से छोटे महाद्वीप में, यानी जो युवा पहचान में वैश्वीकरण वाला जो पॉइंट रहेगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वैश्वीकरण वाला आप इसको जरूर देख लीजिएगा, क्या इसमें बता रखा है। जितना इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, जो है भारत जैसे देश में अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के लिए खोला हुआ है, इसी तरह वैश्वीकरण व्यापक रूप से आर्थिक गतिविधियों में एक विशाल बदलाव ला रहा है। ये वैश्वीकरण वाला युवा वैश्वीकरण क्या होता है? आज वैश्वीकरण से अगर आप देखेंगे तो भैया क्या होगा? नई नई तकनीक आ रही, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, मोबाइल प्रौद्योगिकी हर जगह पर हो गया। इससे क्या होता है? युवाओं की जो पढ़ाई है, लिखाई है, युवाओं की जो राजनीतिक सामाजिक पहचान वह बिल्कुल पूरी तरीके से बदलती चली जा रही है। यानी ये वैश्वीकरण से ही तो सारी चीज़ें, आज जो प्रौद्योगिकी है उस पर जो सारी चीज़ें हैं, उसकी जो वैश्वीकरण है वह युवाओं को कैसे बदला, उनमें किस प्रकार की भूमिका है, ये सारे क्या रहेंगे आपके। इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। युवाओं को अपनी बौद्धिक पहचान के लाभ उठाने के लिए उद्यमिता, जिसे वैश्विक इस वाले पॉइंट को जब आप देखेंगे, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आज भी अगर हम बात करें वैश्वीकरण होने से, जैसे फ्लिपकार्ट है, Naukri.com है, या कह सकते हैं कि युवाओं को लेकर के सारी पहचान है और राष्ट्रीय पहचान को बताया जा रहा है। यहाँ पर देखोगे वैश्वीकरण होने के कारण क्या हो रहा है कि युवाओं की सोच में, समझ में, उनकी नौकरियों में, उनके जॉब्स में क्या एक बड़ा व्यापक परिवर्तन है। युवा कुछ भी कर सकता है, कोई भी रोजगार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसका जो पैटर्न और एक तरीका है उसमें काफ़ी यहाँ पर अगर हम बदलाव की बात कर रहे हैं। वैश्वीकरण पर युवाओं का पैटर्न जो कार्य हो लगातार बदल रहा है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक हिस्से के रूप में जिस प्रकार उनका पैटर्न, तरीके बदल गए। दूरस्थ शिक्षा है, अगर आप वैश्वीकरण में देखो तो आज जब से भैया कोरोना है, कोरोना में क्या हो गया है? कोरोना में वैश्वीकरण यानी कि आप देखोगे एजुकेशन हो गया, सारी चीज़ हो गई। तो वैश्वीकरण से युवाओं की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसमें नौकरी में, रोजगार में काफ़ी हर जगह पर परिवर्तन है। वही चीज़ें यहाँ पर क्या की गई हैं? वैश्वीकरण से लिए युवाओं की संस्कृति, सभ्यता, कल्चर में जो वैश्वीकरण ने बदलाव लाया, यानी जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जब से पूरा मार्केट खुल गया है, तब से जो युवाओं को अगर आप देखेंगे तो उनकी सभ्यता, संस्कृति, जो सोच है, जैसे खान पान है, व्यंजन है, पहनावे हैं, ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। भैया खान पान है, पहले हम देसी खाने खाते थे, अब क्या फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर खा रहे हैं, पहनावा बदल रहा है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, डांस, वैश्वीकरण होने से क्या हो रहा है? इन सभी में परिवर्तन है। यानी युवाओं पर भी ये सारी चीज़ें प्रभाव डाल रही हैं। आज की अगर आप युवाओं को देखोगे कैसे कैसे कपड़े पहनते, कैसे कैसे होते हैं, तो सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? युवाओं पर काफ़ी प्रभाव डाल रही हैं। यानी वैश्वीकरण ने युवाओं की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको किस प्रकार से वो क्या करता है? परिभाषित कर रहा है, किस प्रकार का। भैया आज जो वैश्वीकरण से युवाओं में जैसे खान पान है, व्यंजन है, पहनावे हैं, संगीत है, नृत्य है, डांस है, उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है ना। अगर आप देखोगे युवा जो होते हैं कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, ये वैश्वीकरण से ही तो हो रहा है। नए नए फैशन फॉलो कर रहे हैं, नए नए ट्रेडिशन, बाल की कटिंग कैसे करवाता है, ये सारी चीज़ें वैश्वीकरण होने से ही तो उनमें जो सोच है, जो समझ है, जो परिपक्वता है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो वैश्वीकरण ने भी उसमें क्या है? जागरूकता, यानी युवाओं में कह सकते हो जागरूकता बढ़ाने में वैश्वीकरण की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। माता पिता बच्चे में सामूहिकरण करते हैं, माता पिता बच्चे के परिवारों के भीतर बच्चों का सामाजिकरण करते हैं। युवा पहचान इस दिशात्मक पर जोर दिया है कि परिणाम स्थानीय संस्कृति को जटिल है। यानी परिणामों को बदलना एक थोड़ा सा जटिल है, लेकिन संस्कृति का कुछ तेजी से बदल रहे हैं और कुछ अपरिवर्तनीय और विरोधाभासी हैं। यानी आज देखोगे युवा जो है उस पर वैश्वीकरण के बहुत प्रभाव पड़ रहे हैं। युवा जरूर अपने घर, समाज, परिवार में रहता, माता पिता का उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन आज जब से वैश्वीकरण हुआ, दूसरे देश की सभ्यता है, कल्चर है, खान पान, पहनावा है, उस पर युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। युवा उन चीज़ों से काफ़ी चीज़ें क्या हुआ? बहुत ज़्यादा हमारा प्रभावित भी हो रहा है। ठीक है,
वही चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। बदल लेंगे कुछ सामाजिक परिवर्तनशील स्व कहा गया। वही युवाओं को जो वैश्विक आज जो युवा है भैया पूरी तरीके से डिजिटल हो गया, हर प्रकार के डिजिटल प्रोडक्ट को यूज करता है। जिस प्रकार अगर आप देखोगे स्मार्ट वॉच है, घड़ी है, यानी अपने सभी कार्यों को करने के लिए जो युवा अगर आप देखोगे जब से वैश्वीकरण हुआ है, जब से टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, जिसका विकास हुआ, दूसरे देशों में भी युवा है कमाने के लिए जाता है, काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जाता है। यानी जब से वैश्वीकरण किया है, युवाओं का जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन जीने की शैली है, उसमें क्या है, उसने काफ़ी व्यापक परिवर्तन ला करके रख दिया। यानी युवाओं की जो जीवन शैली है, वह काम करने का जो तरीका है, या उसमें काफ़ी बदलाव भी हम देखने को मिल रहा है। वैश्वीकरण लिंग पहचान युवा जैसे इसमें भी आप काफ़ी करा। अगर युवाओं की और आप देखोगे उनके जेंडर को लेकर के या उन सभी चीज़ों को लेकर के जागरूकता भी, वैश्वीकरण होने से जेंडर को लेकर के अगर मैं बात करूंगा, जो महिलाओं में भेदभाव है वो भेदभाव भी कम है। यानी सभी को समान भाग है। आज जो युवा है वह किसी भी कामों को बढ़ चढ़ कर कर सकता है, या मार्केट खुला है। यानी युवाओं के लिए जो अवसर हैं वह बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण ने युवाओं की सभ्यता, संस्कृति, या कह सकते हैं उनके लाइफस्टाइल, उनकी कल्चर, उनका खान पान, उनका पहनावा जो है उसको बदलने में वह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्या क्या है। इसलिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से आज गांव-गांव तक जानकारी पहुंच रही है। लड़कियां, महिलाएं गांव से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, और पंचायत, ब्लॉक, जिला कार्यालय से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, फिर भी वह माध्यम से तक पहुंच रही। यानी आज बात के जब से इंटरनेट, मोबाइल आ गया है, तो जो युवा हैं उनके पास जो कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन है वह जल्दी से पहुँच जाती है। आज जो महिलाएँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो बाहर नहीं जाती, फिर भी उनको मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से क्या होती है, उनको सारी सूचनाएँ, जो सारी जानकारियाँ होती हैं वह आसानी से क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सत्ता परिवर्तन ने जिस प्रकार लिंग की अगर बात है, लिंग सामाजिकरण में भी जो भेदभाव है वो भी वैश्वीकरण से काफ़ी हद तक कम हुआ है, ठीक है। वैश्वीकरण ने जब से विसंगति को, जिस प्रकार इन सारी चीज़ों को क्या कीजिएगा आप धीरे धीरे देख लीजिएगा। मीडिया में भी देखोगे, मीडिया में भी वैश्वीकरण ने एक प्रकार के दिया है, जो युवाओं के जो मामले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जा रहा है, या युवाओं की जो सपोर्ट है उसको जिस प्रकार से यहाँ पर बढ़ा है। तो कार्यस्थल में सामाजिक, ये सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। अगर आप वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो बीच में जितना इम्पोर्टेंट है उतना मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ना इस क्वेश्चन को हमेशा आराम से और अच्छी तरीके से लिख सकें। तो 20 नंबर का जो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो आपको काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक था, मैंने 3 क्वेश्चन जो थे हमने उसमें लिया था। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या थे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। 3 क्वेश्चन हमने कौन कौन से लिए अगर मैं आपको बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 क्वेश्चन हमने कौन कौन से लिए थे। पहले युवाओं में सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को लेकर बात की थी। फिर हमने खाली पहचान को लेकर के, पहचान क्या है, पहचान की बात की थी। फिर हमने तीसरे क्वेश्चन में वैश्वीकरण में युवाओं को हमने देखा था, वैश्वीकरण से युवा पहचान